आज जब हम ईरान और इजराइल का नाम एक साथ सुनते हैं तो हमारे मन में सिर्फ दुश्मनी, जंग और तनाव की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त था जब ये दोनों देश गहरे दोस्त हुआ करते थे। यह कहानी शुरू होती है 1948 में, जब इजराइल एक नए देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। उस दौर में जब कई अरब देश इजराइल के अस्तित्व को ही नकार रहे थे, ईरान दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना जिसने इजराइल को मान्यता दी। यह एक असाधारण कदम था जिसने दोनों देशों के बीच एक मजबूत रिश्ते की नींव रखी। यह वह समय था जब दोनों देशों के नेता एक दूसरे से मिलते थे, हाथ मिलाते थे और भविष्य की साझा योजनाओं पर काम करते थे। उस दौर में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह एक आधुनिक और पश्चिमी सोच वाले नेता थे जो ईरान को मध्य पूर्व की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते थे। वहीं इजराइल भी अपने पड़ोसियों से घिरा हुआ एक भरोसेमंद साथी की तलाश में था। इस तरह दोनों देशों के साझा हित उन्हें करीब ले आए। उनकी दोस्ती सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जमीन पर भी दिखाई देती थी। ईरान इजराइल को तेल बेचता था जो उस नए देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत जरूरी था। बदले में इजराइल ईरान को अपनी आधुनिक कृषि तकनीक और सैन्य हथियार मुहैया कराता था, जिससे ईरान की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिल रही थी। यह दोस्ती सिर्फ व्यापार और हथियारों तक ही सीमित नहीं थी। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां मोसाद और सावाक मिलकर काम करती थीं। वे एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करते थे और अपने साझा दुश्मनों, खासकर सोवियत संघ और कट्टरपंथी अरब गुटों पर नजर रखते थे। कहा जाता है कि उनके बीच सहयोग इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के ऑपरेशनों में भी मदद करते थे। यह एक ऐसा रणनीतिक गठबंधन था जो मध्य पूर्व की राजनीति को संतुलित करने में एक अहम भूमिका निभा रहा था। तेहरान और तेल अवीव के बीच सीधी उड़ानें चलती थीं और दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के यहां आते जाते थे। यह दोस्ती का सुनहरा दौर लगभग 3 दशकों तक चला। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे को एक सहयोगी के रूप में देखा, एक ऐसे साथी के रूप में जिस पर भरोसा किया जा सकता था। ईरान के लिए इजराइल पश्चिम का एक दरवाजा था और इजराइल के लिए ईरान मुस्लिम दुनिया में एक महत्वपूर्ण दोस्त था। यह रिश्ता इस बात का सबूत था कि कैसे अलग अलग धर्म और संस्कृति वाले देश भी साझा हितों के आधार पर एक साथ आ सकते हैं। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक ऐसी आंधी आने वाली थी जो इस दोस्ती की नींव को हमेशा के लिए हिलाकर रख देगी और दोनों को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन बना देगी। साल 1979 इतिहास का वह निर्णायक मोड़ था जिसने ईरान और इजराइल के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई जिसने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के राजशाही शासन को उखाड़ फेंका। सत्ता की बागडोर अब अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के हाथों में आ गई थी। यह सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि ईरान की पूरी पहचान, उसकी विदेश नीति और दुनिया को देखने के नजरिए का बदलना था। खुमैनी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी, उसकी विचारधारा शाह के शासन से बिल्कुल अलग थी। जहां शाह पश्चिम और अमेरिका के करीबी थे, वहीं नई इस्लामी सरकार ने अमेरिका को महान शैतान और इजराइल को छोटा शैतान घोषित कर दिया। इस नई सरकार की नजर में इजराइल अमेरिका का एक नाजायज विस्तार था, जिसे मध्य पूर्व के दिल में एक खंजर की तरह गाड़ दिया गया था। खुमैनी का मानना था कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर अवैध कब्जा किया है और उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना हर मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है। इस नई विचारधारा के आते ही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ईरान ने इजराइल के साथ अपने सारे राजनयिक और व्यापारिक संबंध तुरंत तोड़ दिए। तेहरान में मौजूद इजरायली दूतावास को बंद कर दिया गया और उसकी जगह फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को दफ्तर खोलने के लिए दे दिया गया। यह एक साफ संदेश था कि अब ईरान इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के संघर्ष का सबसे बड़ा समर्थक होगा। ईरान की इस नई नीति के पीछे कई कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण तो विचारधारा का था। इस्लामी गणतंत्र की स्थापना ही पश्चिमी प्रभाव और साम्राज्यवाद के विरोध पर हुई थी और इजराइल को इसी साम्राज्यवाद का प्रतीक माना गया। दूसरा कारण था मुस्लिम दुनिया का नेता बनने की महत्वाकांक्षा। इजराइल का विरोध करके और फिलिस्तीन का समर्थन करके ईरान खुद को अरब और मुस्लिम देशों के बीच एक शक्तिशाली आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता था। वह दिखाना चाहता था कि वही इस्लामी हितों का असली रक्षक है। दोस्ती के दिन अब लद चुके थे और एक ऐसे टकराव की शुरुआत हो चुकी थी जो दिन ब दिन और गहरा होता चला गया।
इस बदलाव ने पूरे मध्य पूर्व के समीकरण को बदल कर रख दिया। इजराइल ने अपना एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगी खो दिया था और उसकी जगह उसे एक ऐसा कट्टर दुश्मन मिल गया था जो उसके अस्तित्व को ही चुनौती दे रहा था। जो देश कल तक खुफिया जानकारी साझा कर रहे थे, वे अब एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचने लगे। जो तेल और तकनीक का व्यापार करते थे, वे अब एक दूसरे को तबाह करने की कस्में खाने लगे। 1979 की क्रांति सिर्फ ईरान की अंदरूनी घटना नहीं थी, यह एक ऐसी भू राजनीतिक सुनामी थी जिसकी लहरों ने ईरान इजराइल के दोस्ती के रिश्ते को हमेशा के लिए डुबो दिया। 1979 की क्रांति के बाद ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो गई। दोनों देशों के बीच कोई सीधी सीमा नहीं है, इसलिए उन्होंने सीधे युद्ध के बजाय एक अप्रत्यक्ष युद्ध का रास्ता चुना, जिसे प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध कहा जाता है। इसका मतलब है कि वे सीधे एक दूसरे से लड़ने के बजाय दूसरे देशों में मौजूद अपने समर्थक गुटों के जरिए एक दूसरे को निशाना बनाते हैं। ईरान ने इस रणनीति को बहुत आक्रामक तरीके से अपनाया। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ये सभी संगठन इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और उस पर लगातार हमले करते रहते हैं। ईरान का मकसद साफ था, इजराइल को उसकी सीमाओं पर ही उलझाए रखना और उसे लगातार असुरक्षित महसूस कराना। हिजबुल्लाह आज लेबनान की एक बड़ी राजनीतिक और सैन्य ताकत बन चुका है, जिसके पास हजारों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलें हैं, जिनका निशाना सीधे इजराइल की तरफ है। इसी तरह हमास भी ईरान से मिलने वाली मदद के दम पर इजराइल के लिए एक स्थायी सिरदर्द बना हुआ है। ईरान इन गुटों को प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा कहता है, जिसका लक्ष्य इजराइल और अमेरिकी प्रभाव को इस क्षेत्र से खत्म करना है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो पर्दे के पीछे लड़ी जाती है, लेकिन इसका असर बहुत ही भयानक और खूनी होता है। जवाब में इजराइल भी चुप नहीं बैठा, उसने भी अपनी तरफ से ईरान को रोकने और कमजोर करने के लिए कई कदम उठाए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर आरोप लगते हैं कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई वैज्ञानिकों की हत्या करवाई है। इसके अलावा इजराइल लगातार सीरिया में मौजूद ईरानी ठिकानों और हथियारों के काफिलों पर हवाई हमले करता रहता है। इजराइल का कहना है कि वह ईरान को सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने और इजराइल की सीमा के पास एक नया मोर्चा खोलने की इजाजत कभी नहीं देगा। यह एक तरह का शैडो वॉर यानी परछाई वाला युद्ध है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यह प्रॉक्सी वॉर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि बयानों और धमकियों के स्तर पर भी लड़ा जाता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अक्सर इजराइल को कैंसर की गांठ कहते हैं और उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी देते हैं। दूसरी तरफ इजरायली नेता भी ईरान को एक अस्तित्व के लिए खतरा बताते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो वे उस पर सीधा सैन्य हमला करने से भी नहीं हिचकेंगे। यह जुबानी जंग दोनों देशों की जनता के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत और डर को और बढ़ाती है, जिससे किसी भी तरह की शांति या बातचीत की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। पिछले कुछ सालों में ईरान और इजराइल की दुश्मनी प्रॉक्सी वॉर से आगे बढ़कर सीधी टक्कर के कगार पर पहुंच गई है। इस तनाव का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इजराइल और पश्चिमी देशों को शक है कि ईरान शांतिपूर्ण ऊर्जा की आड़ में परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के हाथ में परमाणु हथियार आ गए तो यह उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। एक ऐसा दुश्मन जो आपको मिटाने की कस्में खाता हो, अगर उसके पास दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार आ जाए तो यह किसी भी देश के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। इसी डर ने इजराइल को बहुत आक्रामक बना दिया है। इस चिंता को लेकर तनाव तब और बढ़ गया जब 2024 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने सत्ता में आते ही ईरान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और 2025 की शुरुआत में यह धमकी दी कि अगर ईरान बातचीत नहीं करता तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। इस नीति के पीछे इजराइल का भी भारी दबाव माना जाता है। इजराइल लगातार यह कहता रहा है कि वह ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए सभी विकल्प खुले रखेगा, जिसमें सैन्य हमला भी शामिल है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर किसी भी संभावित हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। हाल के महीनों में यह तनाव सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधी सैन्य कार्रवाइयों में भी बदल गया है। हमने देखा कि कैसे दोनों देशों ने
एक दूसरे पर सीधे मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। जब इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि दोनों पक्षों ने संयम बरतने का दावा किया, लेकिन इन हमलों ने यह साफ कर दिया कि अब वे प्रॉक्सी के पीछे छिपने को तैयार नहीं हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े युद्ध में बदल सकती है, जो पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगा। इन हमलों का असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दिया, जहां तेल और सोने की कीमतें बढ़ गईं और शेयर बाजारों में गिरावट आई। आज 18 जून 2025 को स्थिति यह है कि दोनों देश एक दूसरे के सामने तलवारें ताने खड़े हैं। कूटनीति और मध्यस्थता की हर कोशिश अब तक नाकाम रही है। अमेरिका और अन्य G7 देश तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और इजराइल उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहा है। यह एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जहां एक गलतफहमी या एक छोटा सा हमला भी एक विनाशकारी युद्ध को जन्म दे सकता है, जिसके परिणाम न सिर्फ इन दो देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भयानक होंगे। ईरान और इजराइल की कहानी एक दुखद कहानी है, जो दोस्ती से शुरू होकर आज एक अंतहीन दुश्मनी के मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ ईरान है, जो इस्लामी क्रांति की विचारधारा और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ है, और इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए एक नाजायज खतरा मानता है। दूसरी तरफ इजराइल है, जो अपने इतिहास और भूगोल के कारण लगातार असुरक्षित महसूस करता है और ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा देखता है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही होने का दावा करते हैं और दोनों ही अपनी सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं कि वे कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। यह टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं और विश्व दृष्टिकोणों का टकराव है। आज जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं और दोनों ही अनिश्चितताओं से भरे हैं। पहला रास्ता युद्ध का है, एक ऐसा विनाशकारी युद्ध जिसकी आशंका हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंचता है तो क्या इजराइल उस पर हमला कर देगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों के साथ मिलकर इजराइल पर चौतरफा हमला कर देगा? इस युद्ध में अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों की क्या भूमिका होगी? यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है, क्योंकि यह पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दूसरा रास्ता शांति और संवाद का है, जो आज की तारीख में लगभग असंभव सा लगता है। क्या दोनों देशों के बीच कभी कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जिससे वे अपने मतभेदों को सुलझा सकें? क्या कोई ऐसा नेतृत्व उभर सकता है जो दशकों की दुश्मनी को भुलाकर एक नए भविष्य की ओर देख सके? इसके लिए दोनों पक्षों को अपनी कट्टरवादी सोच को छोड़ना होगा। ईरान को इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा और इजराइल को फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक न्यायपूर्ण समाधान की दिशा में काम करना होगा। यह रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ नफरत और अविश्वास की खाई बहुत गहरी हो चुकी है। अंत में यह सवाल सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तनाव को कम करने में कोई सार्थक भूमिका निभा सकता है, या फिर दुनिया इस क्षेत्र को एक और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ते हुए देखती रहेगी? यह दुश्मनी हमें याद दिलाती है कि कैसे राजनीति और धर्म इतिहास के दोस्तों को भी कट्टर दुश्मन बना सकते हैं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात तय है, इस दुश्मनी का नतीजा जो भी हो, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक होगा कि नफरत की आग को अगर समय रहते नहीं बुझाया गया तो वह सब कुछ जलाकर राख कर देती है। राख ही